गुजराती ठग ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ाई और जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं है। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुजराती ठग की। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गुजरात का कल ठग पकड़ा गया है, कल सामने आया, कब पकड़ा गया वो दूसरी बात है। उससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। होम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि सुरक्षा को लेकर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। ये ऐसा व्यक्ति आया जिसने सबको चकमा देकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया, बेस्ट होटल्स में ठहरा, बेस्ट जो इनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स तक होती थी उनको अटेंड किया, बॉर्डर पर गया। उसके अलावा वो इनको इंस्ट्रक्शंस देता रहा, डायरेक्शन देता रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने दिन जम्मू कश्मीर में रहा, इसको लेके सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ती जा रही। आप ठीक कह रहे हैं। हम जब छोटे होते थे सुनते थे कि बनारस की में ठग बहुत होते हैं, ये कहावत आम प्रचलित थी। लेकिन 2014 के बाद से कई गुजरात से जुड़े किस्से ऐसे लगातार सामने आते रहे। खास तौर से जो बैंकों का करोड़ों रुपए के भाग के भगोड़े वो मोस्टली गुजरात से ही है। और एक तीसरा ये मामला, ये जो सबको हतप्रभ कर दिया है कि एक आदमी नकली एक सिविल सर्विसेज का अधिकारी बन के जाता है और कहता है मैं पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर हूँ, और इतने दिन तक मौज मस्ती लेता है। किसी को शक शुबा नहीं कि वो बंदा कौन है। आईएसआई का भी हो सकता है, किसी फॉरेन एजेंसी का एजेंट भी हो सकता है। मैं हैरान ये हूँ, आपने जिस ओर शुरू में इशारा किया कि कहाँ हमारे गृह मंत्री अमित शाह इस विषय को लेकर खासे चिंतित हैं कि नार्को टेररिज्म हो या दूसरा टेररिज्म हो, इसको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। और उस माहौल इसे लेकर वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, एलजी के साथ भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और खुफिया तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही। ये चूक नहीं, ये ब्लंडर है। इसके लिए प्रॉपर शब्द ब्लंडर है। हैरत की बात यह है कि वो आदमी किस तरह अपने को पोस्ट करके चलता रहा। और हमने कल भी जिक्र किया था कि जब गुजरात की बात आती है तो अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी ठिठक जाते हैं, पता नहीं इसके तार कहाँ जाके निकले, हमारे लिए नौकरी भी खतरे में ना आ जाए। और आज जिस प्रकार हम देख रहे थे कि आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं ने उसके फोटो गृह मंत्री के साथ भी दिखाए हैं उसके ऊपर। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मेरी हैसियत एक चौकीदार की है। अगर कोई आकर मेरे दफ्तर के बॉस के बाहर का, अगर मैं उनका दोस्त हूँ और मेरा बॉस शहर से बाहर हो, तो मैं उनसे सवाल भी नहीं कर सकता। एक कॉम्प्लेक्स सा होता है। तो मैं समझता हूँ वही सूरत गुजरात का आदमी, और मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी तमाम तरह के मैकेनिज्म होते हैं चेक करने के लिए आदमी को कि भाई ये आदमी वास्तव में है भी या नहीं है। एक फ़ोन लगा लिया जाता, स्टेट पुलिस हेड करते, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करती, सुरक्षा और एजेंसियाँ वहाँ बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, कोई तो पहल करता कि आदमी आखिर ये अपने को बता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए ऑफिशियल मिशन पे आया आदमी, तो पहले से लेटर आते हैं डिपार्टमेंट को कि फला फला अधिकारी, इनके प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। ये एक सिस्टम, तय सिस्टम है। और अगर वो घूमने भी आ रहा है, उसकी भी गाहे बगाए उसकी कोई ना कहीं तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, फला अधिकारी आ रहे हैं अपने परिवार के साथ या वैसे सैर सपाटा करने। वो भी चीज नहीं। और वो आदमी किस तरह एलओसी पे चला जाता है, किस तरह सुरक्षा से जुड़ी बैठकें लेता है, समीक्षाएं करता है, और उसके अलावा जाके जो सूत्र बता रहे हैं वो कई नौकरशाहों से चांदी भी कूट लेता है। मतलब बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, केवल इतना नहीं, और भी तमाम तरह की तरीके से वो फैसिलिटेट होता है अधिकारियों से, सुरक्षा एजेंसियों से। ये वास्तव में कोई छोटा मामला नहीं है। मैं समझता हूँ ठीक है, विपक्षियों को एक मौका मिल गया हमला करने का अमित शाह पर या मोदी सरकार, वो अलग बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारी स्टेट जो है जिस प्रकार चीन लगातार अपनी गिद्ध आंखें गड़ाए बैठा है
और पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन हो या दूसरे जरिए से नार्को टेररिज्म को फैलाया जा रहा है। ऐसा शायद ही कोई दिन दिखता है हफ्ते में जब ड्रग्स नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर ना पकड़ी जाती हो। पुलिस के बुलेटिन ही बताते हैं। जम्मू में तो हालांकि बड़ी छोटी मात्रा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी खेपें निकल जाती हैं। मैं समझता हूं कि ये विषय इतना अत्यंत गंभीर है, इस पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को, चूंकि वो यूनिफाइड, चूंकि लोकप्रिय सरकार नहीं, यूनिफाइड कमांड के वो मुखिया हैं, उनको इस विषय पर, पर्टिकुलर इस विषय पर, ताकि ये जो एक ब्लंडर कहे, चूक है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, जरूरी बन जाता है कि इस विषय को लेकर बाहर से कोई आदमी आए, भाई कोई अपने कल को कुछ भी पोस्ट करेगा, उसको पूछे जो भाई आप कुछ है, कागज पत्र कुछ है, दिखाइए ना अपना। तो मैं समझता हूँ ये कागज पत्र, यहाँ तक आपने पहले भी कहा जी कि कागज पत्र साथ लेके नहीं आते, बल्कि उनका इंफॉर्मेशन पहले ही पहले एडवांस आती है, सिक्योरिटी को आती है, एलजी के ऑफिस में आती है, होम मिनिस्ट्री को आती है, सब जगह आती है कि फलां ऑफिसर यहाँ पे आ रहा है, इस उसका मकसद आने का ये, उसको उसने करना है। यहाँ आके वो मीटिंग लेता है, यहाँ आके वो घूम रहा है, उसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, और अब 3 मेंबरों की कमेटी बनी है कि इसकी पे जांच हो। अब क्या जांच होगी, जबकि वो सब जगह घूम के अगर कोई ऐसे कोई बात है तो वो तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तक दूर तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल। देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि Z+ सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है उसको, जबकि विपक्ष के ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अभी भी चीख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी छीन ली गई। मसलन जो उपराज्यपाल सतपाल मलिक यहाँ रहे, पिछले दिनों उन्होंने आरोप भी लगाया मीडिया के आगे कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा गोवा और नॉर्थ ईस्ट में उपराज्यपाल रह चुका हूँ, और मुझे थ्रेट है। जिस प्रकार उनके रहते हुए 2 बड़े काम हुए थे, 5 अगस्त 2019 को जो विशेष दफा खत्म हुई, उसके अलावा जो असेंबली डिसॉल्व की उन्होंने, उनका वो क्या नाम है, वो खराब हो गई थी मशीन, ठीक है ना, वो ऑलरेडी उन्होंने खुद क्लेम किया था कि मुझे सुरक्षा बलों ने कहा था कि आप टारगेट पे हैं। ऐसे शख्स की जब सुरक्षा विड्रॉ कर दी जाती है Z+, बकौल उनके, हमें नहीं पता, तो ऐसे आदमी को Z+ सुरक्षा कैसे मिल गई? ये तमाम विषय हैं बड़े गंभीर, और मैं समझता हूँ इस पे उपराज्यपाल सर पर, इसकी चूंकि वो पॉलिटिकल सूझबूझ आदमी है, वो सब जमा घटा समझते हैं, उनको इस विषय पे इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा खेल जो हुआ है, एक आदमी इतने दिन तक मौज लेता रहा और फिर आखिरकार पकड़ा गया। ये भी हम इसलिए भी बधाई देंगे कि चाहे कहीं से जानकारी आई होगी, उस पर ट्रैप लगा, उसको पकड़ लिया गया, लेकिन जो बीच में जो घटनाएं कर चुका, बिल्कुल वो वास्तव में चिंतनीय है। और हम समझते हैं कि इस आदमी के इंट्रोगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई तू नकली डायरेक्टर बन के आया PMO का, तू ये बता तेरे पीछे मास्टरमाइंड कौन है। असली बात है इसके मास्टरमाइंड, और इसकी जो इसके दिमाग में जो साजिश कहें या जो भी कहें शब्द इस्तेमाल करें, उस तमाम चीज़ों का एक खुलासा लाजमी तौर पर होना चाहिए। जी, हमने कल भी चर्चा की थी चैत्र नवरात्रों की, जो जिस तरह से श्राइन बोर्ड से पूरे इंतजाम कर रहा है। तो कल हमने कहा था कि वैष्णो देवी धाम के ऊपर दुर्गा भवन जो है, आज जो है दुर्गा भवन जो है वहाँ पे पूजा पाठ करके समर्पित किया गया। आज LG मनोज सिन्हा वहाँ गए हैं, और बाकी भी जो सदस्य बोर्ड के सदस्य थे उन्होंने पूजा पाठ करके उस भवन को जो है लोगों के लिए अब बिल्कुल अंशुल गर्ग जो CEO हैं वो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो आजकल CEO हैं। और हमने कल भी जिक्र किया था कि अंशुल गर्ग जब से आए हैं तो एक प्रोएक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं। उनके आने के बाद जो काम चल रहे थे वो एक मूर्त रूप में दिखाई देने लगे हैं। और उपराज्यपाल चूँकि 22 तारीख से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 29 तक चलेंगे रामनवमी के दिन तक, तो मैं समझता हूँ ये उपराज्यपाल जब से आए, हमने कल भी हमेशा जिक्र करते हैं कि ये धार्मिक प्रवृत्ति हैं और लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये कोई ना कोई प्रोजेक्ट पर अपना काम चलवाते रहते हैं। सी जी, जम्मू कश्मीर से अपोजिशन पार्टी के नेता जो गए थे आयोग से मिलने, कमिश्नर से मिलने, इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव करवाया जाए, लेकिन उनको लेके भी इनकी एकजुटता सामने नहीं आ रही है। वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद नहीं गए, उनकी पार्टी से कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया, ये इसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसके लिए भी महबूबा मुफ्ती ने यही कहा कि हम गए जरूर हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ चुनाव करवाना नहीं है, हमारा मकसद पूर्ण राज्य का है। उस बात को लेके हम चल रहे हैं। और कुछ यहाँ पे जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रोटेस्ट भी किया है। उन प्रोटेस्टों का समझ उनको ज़्यादा आता है, लोगों को ज़रा कम ही आता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा।
देखिए ये सवाल परसों से खड़े होने शुरू हुए थे जब गुलाम नबी आज़ाद का कोई नुमाइंदा डेलीगेशन में नहीं था। और सबसे इसमें दिलचस्प पहलू हम जो देख रहे हैं वो ये है कि फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी एक छवि जो देखी जाए शुरुआती दौर पर एक कश्मीरी लीडरशिप के तौर पर देखी जाती रही है। उनके फादर साहब जिन्हें बाबा कौम का कहा जाता रहा। जिस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को देवेंद्र राणा के यहाँ से चले जाने इसकी झटका लगा भाजपा में पैराशूट ड्राइव की वजह से, मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला उस जख्म को ठीक करने के लिए जिस तरह अगुवाई की इन्होंने अपने बठिंडी स्थित आवास पर, कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी और पैंथर्स पार्टी का श्रीदेव जी सिंह। मैं बीच में टोक रहा हूँ। झटके की आपने बात की ना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लगा, जी। कुछ झटके ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जी। कुछ ऐसे झटके होते हैं जो उस वक्त नहीं दिखाई देते, वो बाद में दिखाई देते हैं। मैनिपुलेटेड झटके। Manipulated, वो बाद में पता चलता है कि उससे भी ज्यादा कोई झटका लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात आपकी 100% सही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार अगुवाई उन्होंने की चुनाव आयोग में और सब दल उनके साथ गए, और बल्कि केवल यहाँ से नहीं, देश के बड़े नेताओं ने भी उस मांग पत्र पे साइन किए, जिसमें खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राम गोपाल यादव सपा के हैं, उसके अलावा शिवसेना के हैं, बड़े नेताओं ने कप्पा बड़ी पार्टी के लोगों ने साइन किया और उनको दिया ज्ञापन। हालांकि कहा यह गया कि मुख्य चुनाव की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। लेकिन इस बीच गुलाम नबी आज़ाद का कोई प्रतिनिधि का शामिल ना होना और महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव नहीं है, हमारा लक्ष्य राज्य बहाली का भी है। और उधर अगर देखें जिस ओर जम्मू की ओर इशारा कर रहे हैं डोगरा फ्रंट, वो तो देखिए वो तो अशोक गुप्ता जो है तो जम्मू में आंदोलन के लिए प्रख्यात हैं, प्रोटेस्ट के लिए उनके आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं। अब कुछ विषय सीधे समझ आते हैं, कुछ घूम के समझ आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि हमें मूलतः ये देखना चाहिए, चाहे विपक्ष कदम उठाए या रूलिंग पार्टी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम का भला किसमें है। हमें उसमें सियासत नहीं ढूंढनी चाहिए, मेरा अपना जातिगत अनुभव ये कहता है। तो लेकिन ये है कि स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मर्जी जिसके खिलाफ नारे लगाएं, जो मर्जी करें। तो मैं कुल मिलाकर देखा जाए कि चुनाव को लेकर, हालांकि दबी जुबान ये भी सोच बताते हैं हो सकता है अप्रैल मई में चुनाव करवाने की सूरत बन जाए, लेकिन अगर हम नई दिल्ली में जो संसद में जो हालात बने हुए हैं उससे हमें कई तरह के सवाल लेकिन इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा था, जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी उन्होंने कही थी, मतलब राज्य का दर्जा उनकी प्राथमिकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, लग रहा है जिस तरह आप अप्रैल मई में आप कह सकते हैं चुनावों की कोई बात हो सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने कहा थी कि इस वक्त जो संसद के अंदर कुछ हो रहा है उससे नहीं लग रहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर उनके प्रायोरिटी पे है। बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।